हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कोड आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लिबरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और ये हमारे आईआर का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग लिबरलिज्म के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में बताया है कि आईआर को समझने का, उसको देखने का अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अप्रोचेज हैं, अलग अलग नजरिया है। तो कोई इस आईआर को आइडियलिज्म के नजर से देखता है, कोई इस कॉन्सेप्ट को रियलिज्म के नजर से देखता है और कोई ऐसा भी है जो इसको लिबरलिज्म के नजर से देखता है। तो हमें इस लिबरलिज्म को आज जो है खत्म करना है। इसके नोट्स हम नीचे रखे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को करने से पहले मैं चाहूंगा कि जब डिस्कशन हो रहा हो तो इस चीज को आप समझें। ये रहा ये नोट्स, अगर आपको ढंग से दिखाई दे रहा है तो यस। अब देखिए, ये जो लिबरलिज्म है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने अपने लास्ट क्लास में बताया था कि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो चीज में कौन कौन से सबहेड्स आते हैं। ये बहुत एसेंशियल है। जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम लिबरलिज्म पढ़ रहे हैं तो इसका आइडिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या है। हमें पता है कि जब हम लोगों ने आइडियलिज्म को पढ़ा था तो उनके अनुसार ये था कि मैन जो है, इंसान जो है, यहाँ पे मैन मतलब मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो इंसान जो है उसे क्वारल्स, वॉर, ये सब पसंद नहीं है। ये बाय नेचर उसका ऐसा है कि उसको ये सब पसंद नहीं है। रियलिज्म में हमने पढ़ा था कि इंसान जो है ये वॉर मॉन्गर ही नहीं, झगड़े पसंद है, इसको कॉन्फ्लिक्ट पसंद है, क्योंकि सर्वाइवल की एक रेस लगी हुई है। तो ये दोनों के अप्रोच थे अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। अब लिबरलिज्म के अप्रोच में हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है अकॉर्डिंग टू द लिबरल्स, ठीक है। दूसरी बात, लिबरल्स का फाउंडेशन और उसका क्लासिकल लिबरलिज्म का क्या मतलब है। इस चीज में हमें कुछ कुछ थ्योरीज पढ़नी है, जैसे थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, थ्योरी ऑफ लिबरल मैकेनिज्म, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म और रिपब्लिकन लिबरलिज्म। और इसको पढ़ने से समय हम लोग ये चीज भी देखेंगे कि कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज या एक्सपीरियंसेस हम लोगों को किताब से मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू द लिबरलिज्म। तो इस चीज को हम लोगों ने इस इश्यू से डिस्कस करेंगे कि देखो इराक के अंदर यूएस का इन्वेजन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उसके पीछे की लॉजिक क्या थी और इस इन्वेजन के पीछे लिबरलिज्म किस तरीके से इन्वॉल्व था, ठीक है। तो ये हमारा एजेंडा है। अब इसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो चीज बताई जा रही है उसमें अगर हम लोग नोटिस करें तो लिबरल्स जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि आइडिया ऑफ ह्यूमंस क्या है। देखिए, मैन हैज ए कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। कॉग्निटिव मतलब उसके पास रैशनल है, वो दिमाग से सोचता है, ब्रेन है, सोच सकता है, रीजनिंग कर सकता है, चीजों को आगे समझ सकता है, सोच सकता है। ये कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज इंसान में है और इसी के बेसिस पे वो सोच सकता है। वो बहुत सारे डिसीजंस रीजनिंग के बेसिस पे लेता है। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पाने की कोशिश करता है। मैन एक्ट्स अपॉन सेल्फ इंटरेस्ट ओनली अप टू अ पॉइंट जब उसकी बेसिक अर्ज इज टू कोऑपरेट। मतलब यह है कि जैसे रियलिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि आप अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को पाने के लिए या एक स्टेट अपने इंटरेस्ट को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लिमिटेशन नहीं थी, कोई लिमिटेशन नहीं थी और इसीलिए ये लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट में फंसते थे। लिबरल्स के लिए कहा जा रहा है ये भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अप टू अ पॉइंट, एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि उसे पता है इसके बाद उसे कोऑपरेशन का मदद चाहिए। कोऑपरेशन ही एकमात्र जरिया है। द बेसिक अर्ज इज टू कोऑपरेट। और इसीलिए ये लोग इंसान को एक कोऑपरेटिव एनिमल कह रहे हैं। रियलिस्ट क्या कह रहे थे? मैन बाय नेचर इज वॉर मॉन्गरिंग, और ये लोग क्या कह रहे हैं? एज ए कोऑपरेटिव एनिमल, कोऑपरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स एंड हिमसेल्फ। अगर हम, एक पुरानी कहावत है, टू सेव हिम टू सेव यू, टू सेव हिम टू सेव यू। हम उसे बचा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो आई थिंक ये चीज समझ में आ रही है। इसका मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जैसे अफगानिस्तान में अभी बहुत ज्यादा इशू चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू तालिबान, ठीक है, और इंडिया इसका नेबर है, यहाँ पे इंडिया है। अब इंडिया के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मैं मान लेता हूं। लेकिन इंडिया यहाँ के पीस के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर इसको दिक्कत हुई, अगर अफगानिस्तान प्रॉब्लम में फंसा, तो वो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लमैटिक होगा। टू सेव हिम इज एक्चुअली आई एम सेविंग माई सेल्फ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ दिस इज द बेसिक नोशन ऑफ लिबरल्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसकी फाउंडेशन क्या है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कम से कम।
इसके फाउंडेशन के बारे में देखते हैं। इसकी जो फाउंडेशन है वो कहती है, इसकी फाउंडेशन कहती है, liberals are of the opinion, liberals are of the opinion that state is not merely an instrument of war. liberals कहते हैं कि जो स्टेट होता है ये सिर्फ वॉर के लिए इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले नहीं करता है। हम लोग स्टेट से सिर्फ यूज नहीं करते हैं, स्टेट को यूज नहीं करते हैं इंस्ट्रूमेंट जस्ट फॉर वॉर पर्पसेस। इसके और भी रोल है, स्टेट के और भी रोल्स हैं। जैसे इट बिलीव दैट द एवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट, it believes the evolution of the state is based upon a well defined or well founded social contract. अब देखिए आप लोग आगे हमारे क्लासेस में देखेंगे, रूसो एक फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनका यह कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे क्या हो रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन होम, बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट। जैसे आज हमारी जो डेमोक्रेसी है इसमें हम जनता जनार्दन इंडिविजुअल लेवल पे वोटिंग करके सरकार बनाते हैं। तो ये सरकार के साथ हमारा इंडिविजुअल्स का एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ये रहा, सरकार कह रही है हमको सरकार फला फला चीजें देगी, वो अपने मैनिफेस्टो में लिखती है, वो अपने मैनिफेस्टो में लिखती है, और हम इस उम्मीद पे कि वो अपने काम को अंजाम पहुंचाएगी, वो हमारे अपने वादों पे उतरेगी, तो हम उसको वोटिंग के माध्यम से, ये वोट जो है ना, अगर आप लोगों को किसी को कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं, तो वोट जो है ना, ये इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन है, हमारा कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब जिस मूल्य के बेसिस पर हम इनको वोट दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारा कंसिडरेशन के बाद वो लोग वोट पाने के बाद, सरकार बनाने के बाद हमारी बातों को नहीं सुनते हैं या अपनी बातों को नहीं फुलफिल करते हैं, तो 5 साल बाद हम लोग अपने इस सिद्धांत पे, इस कंसिडरेशन को किसी दूसरे पार्टी को दे देंगे। इसी तरीके से डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अ स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स and individuals have capacity to think, and the instrumentality and the intentionality of that thought is aimed at cooperation with others. मतलब क्या है कि जो स्टेट है ये इट इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स के पास ये क्षमता है कि वो सोच सकता है, और उसके हर सोच इंटेंशनली एक ही चीज पे फोकस करता है, और वो है हाउ टू कोऑपरेट विद अदर्स। और ये कोऑपरेशन वो इसलिए चाहता है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोऑपरेशन वेलफेयर of both is possible, otherwise possible नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे एक चीज को मैंने इजी बनाने के लिए कोशिश करी है, इसको फोकस करिए, आपका पूरा का पूरा पढ़ाई इसी चार्ट पे निर्भर है। लिबरलिज्म, इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। लिबरलिज्म ये एक सोच है, इसके पीछे की जो आइडियाज हैं, जो कोर आइडियाज हैं, वो है कोऑपरेशन। क्यों? ताकि हमें पीस और प्रोग्रेस इंश्योर कर सकें, और पीस और प्रोग्रेस इंश्योर करेंगे तो वी विल हैव अ म्यूचुअल इंटरेस्ट, इसको हम लोग समझेंगे। और मॉडर्नाइजेशन मतलब हम लोग जितना ज्यादा मॉडर्न होंगे उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। इसका मतलब यह कि अगर मान लेते हैं कल को दो स्टेट के बीच में, स्टेट 1 और स्टेट 2, इन दोनों के बीच में इनकी इंटरेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये लोग रिकॉन्साइल करते हैं। रिकॉन्साइल मतलब दो अलग अलग इंटरेस्ट एक जगह पे आने की कोशिश करी जा रही है जहां तक हो सके। बावजूद इसके अगर फिर से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन दोनों को पता है कि लड़ाई करके इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे और बढ़ जाएगी। तो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही या पीसफुल वे से ही इसको ठीक किया जा सकता है, और यही करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक कोर आइडियाज के ऊपर ये थ्योरी या अप्रोच डिपेंडेंट है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक है कोर लिबरलिज्म जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, दूसरा है नियो लिबरलिज्म। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अभी। क्या कहा जा रहा है, इस सीरीज को समझिएगा, ये क्रोनोलॉजी में है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, इसी तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। इसको फोकस करिए। As the state needs to ensure conditions for growth and development of the individual, स्टेट की ये जिम्मेवारी है कि वो इंडिविजुअल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचे, वैसा ही कंडीशंस बनाए। अब अगर किसी स्टेट में वॉर का कंडीशन है, किसी स्टेट में इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का बहुत सारे एरियाज, खास करके जो ट्राइबल एरियाज है, या अफगानिस्तान के एरिया, क्या वहां पे ऐसी कंडीशन है जिससे इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके? द आंसर इज अ बिग नो। Similarly, this is possible only if one state cooperates with another state, and if that state cooperate with each other, welfare them will ensure peace. यहां पे मैंने ऐसे बुलेट्स में लिखा है, इसको समझने की कोशिश करिए।
अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी कंडीशन को बनाएं जिस कंडीशन से ह्यूमंस की या इंडिविजुअल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है, ये तभी मुमकिन है अगर अगर एक स्टेट कोऑपरेट करता है दूसरे स्टेट के साथ, और इफ स्टेट कोऑपरेट विद ईच अदर वेलफेयर, एक दूसरे का वेलफेयर को दिमाग में अगर रखें तो हम लोग इस चीज को पीसफुली इंश्योर कर सकते हैं। मतलब हमें दूसरे का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यार ऐसा समय है, ये वर्ल्ड है, इसमें हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। मान लीजिए ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर कंट्री बहुत खुश हो रहा है, बहुत उन्नति कर रहा है और बाकी के सब कंट्रीज जो है वो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर अदर्स विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर दिस कंट्री। अकेले अकेले कोई बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कर सकता, अनलेस यू शेयर द प्रॉफिट विद अदर्स, जो लोग उसकी हकदार हैं, तो ही आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। मान लीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली में एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। अगर हस्बैंड ने वाइफ को उसका ड्यूज दिया और वाइफ ने हस्बैंड को उसका ड्यूज दिया, ये दोनों मिलकर साइकिल का पहिया बन जाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से संसार चल सकता है। इंसान को दूसरे का ड्यूज देना चाहिए। द सेम गोज विद स्टेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बात हो रही है, हम लोग यहां तक पहुंच गए, पीस तक। उसके बाद सेव यू टू सेव मी, जैसे मैंने पहले कहा, इट इज इम्पॉसिबल, खासकर आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जहां पे वर्ल्ड इज फ्लैट जैसी किताबें छप के लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, उस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, इट इज इम्पॉसिबल दैट इफ द स्टेट्स रिमेन इन ए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ वॉरफेयर एंड इंस्टेबिलिटी, तो मतलब इफ द स्टेट्स रिमेन इन ए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ वॉरफेयर इंस्टेबिलिटी, तो ये इंपॉसिबल है कि उसका पड़ोसी जो है वो खुश रहे। जैसे यहां पे फिर से अफगानिस्तान का एग्जांपल लिया गया है, समझ में आ रहा है? बिकॉज इट विल हैव सम इंपैक्ट टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, इसको और आसान से समझते हैं। ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर लोग रहते हैं, और बाजू में एक और कॉलोनी बिल्डिंग है, उसमें भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे आग लग गई है और यहां पे भी आग फैल रही है। आपको क्या लगता है कि जो लोग यहां हैं, इस पूरे बिल्डिंग के साइड में है या इस बिल्डिंग के साइड में है, ये लोग बड़ा आसानी से और आराम से चैन से सो सकते हैं जब यहां पे है? नहीं ना, क्योंकि इसका एक इंपैक्ट कहीं ना कहीं से तो इनके ऊपर आएगा ही। सेम चीज अप्लाइज टू इंटरनेशनल रिलेशंस विद डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, आई होप काफी क्लियर हो रहा है आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है ये कैसे ग्रो हो रहा है। म्यूचुअल इंटरेस्ट है, ये कैसे ग्रो हो रहा है, चलिए देखते हैं। एक सेकंड, इसको मैं ओके। इफ अ स्टेट हैज टू क्रिएट अ कंड्यूसिव कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब अगर if a state has to create a conducive condition for growth of its individual, it can do so by cooperating with others. This interaction or interstate interaction is based on the mutual interests. एक दूसरे की मदद हम तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे की इंटरेस्ट को समझें, उसको अप्रिशिएट करें। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि आप सामने वाले की सिचुएशन को समझ ही नहीं रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप अपने स्टेट के अंदर ग्रोथ का कंड्यूसिव कंडीशन बनाकर रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और दिस इंटरस्टेट इंटरैक्शन कैन बी फैसिलिटेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। जैसे मान लीजिए यूएनओ, इसका काम है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरस्टेट इंटरैक्शंस को कंट्रोल करे, फैसिलिटेट करे। And as interaction deepens, जिस तरह से relationships दो स्टेट के बीच में और डीप होते जाते हैं, it will lead to interdependency, my friends। बड़ा आसान से इस एग्जाम्पल को समझते हैं, बड़ा आसान है। आप लोग पहली बार एक कॉलेज में गए, वहां आप 2-3 लोगों से मिलते हैं, उसमें से एक आध ऐसे होते हैं जिसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती बनती है। अब वो अच्छी दोस्ती बनते ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप उसके बगैर काम नहीं कर सकते। आपको हर चीज में, सुख में दुख में वो चाहिए। यू हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। दिस इज वेरी नेचुरल। इसीलिए जैसे मान लीजिए इंडिया, यहां पे इंडिया बनाने की कोशिश किया जाए। इंडिया यहां से मान लो ईरान से ऑयल लेती है। अब लेने का जो ये सिलसिला है, ये इतने सालों से है कि अब इंडिया इस पर डिपेंडेंट है। उसने मान लिया यहां से तो मिल ही जाएगा। अब कल को अगर ईरान के साथ अमेरिका बोल देता है, ईरान के साथ अगर अमेरिका का झगड़ा हो जाता है और अमेरिका अपना डिटरेंस पावर यूज करती है इंडिया के खिलाफ और कहती है ईरान से पेट्रोल या तेल मत लो, दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया कि कौन सा वो कॉल ले, किसकी बात सुने।
समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहां पे क्या क्या कहा जा रहा है कि इंटर स्टेट इंटरैक्शंस जो होती हैं ये और अच्छे तरीके से फैसिलिटेट की जा सकती है बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और जितनी ज्यादा इंटरैक्शन डीपन होती जाती है उतना ये लोग का इंटरडिपेंडेंसी बढ़ता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर दिस इंटरडिपेंडेंसी सिचुएशन इफ अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद भी हो सकता है, if a conflict arises the states will resolve them peacefully and would not opt for wars, as they would realize that the state's mutual interests and welfare of its people is more important than ensuing conflicts to settle issues। ये जो more important है ना, यहां से आपको एक और कीवर्ड मिल जाता है और वो है ये है कि states must know the priority, state must know their priority। तो prioritization is one of the key goals of liberalism। और साथ ही साथ एक तो ये गोल है और दूसरा क्या गोल है, दूसरा गोल है ग्लोबल वर्ल्ड, द इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। ठीक है, एज द स्टेट वुड मॉडर्नाइज आईटी और इससे रिलेटेड सोशल मीडिया, हर एक दूसरा आदमी एक दूसरे पृथ्वी के दूसरे कोने से एक और कोने से रिलेटेड है आसानी से, मॉडर्नाइजेशन, एंड द कोऑपरेशन वुड इंक्रीज एंड द चांसेस ऑफ वॉर वुड डिक्रीज। द कोर लिबरलिज्म प्रिंसिपल रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन कॉग्निशन, इंसान का दिमाग, फ्रीडम, कोऑपरेशन, पीस, प्रोग्रेस, म्यूचुअल इंटरेस्ट, मॉडर्नाइजेशन एंड लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब सबको पता है, लिबरल का मतलब क्या है? इट इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द अप्रोच टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। सबको सुनने का, बोलने का अधिकार है। राइट टू डिसेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है। आप किसी चीज को ना बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, यूएस ने इंडिया को कहा कि ईरान से आप कुछ मत खरीदिए, इंडिया इसको ना बोल सकता है, राइट टू डिसेंट अंडर द लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, अब इन सब तमाम चीजों के बाद एक नियो लिबरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है। नियो लिबरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसमें क्या है नियो लिबरलिज्म में? इसमें देखिए, पहले शुरुआत से पढ़ेंगे। A new bunch of scholars were deeply moved by the progress of the mankind at the industrial level. It originated during the period of 1780 to 1850, मतलब 1750 onwards इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है। ठीक है, तो द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन एंड रैपिडली प्रोग्रेस्ड। और इनकी प्रोग्रेस को देख करके दैट द इंडस्ट्रियल लेवल, बहुत लोगों ने, खास करके जो स्कॉलर्स थे, दे गॉट रियली प्राउड। और उसके बाद एक वेव ऑफ एनलाइटनमेंट उठता है और अप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन और जोरों से बढ़ने लगती है, which gave birth to ideas which are of more progressive in nature and cooperative in spirit amongst the mankind। अब जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है या बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनको मैं एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा इस पर फोकस करें। वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर हम एंशिएंट की बात करते, टाइमलाइन बना लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको डिटेल में बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस में इसको डिटेल में करेंगे। देखिए, एंशिएंट में बहुत सारे सिविलाइजेशंस बनते हैं और इसका एंड जो है वो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट रोमन एम्पायर, द ग्रेट रोमन एम्पायर। अब ये रोमन एम्पायर की डिस्ट्रक्शन होती है, उसके बाद एक मेडिवल एज शुरू होता है, मेडाइवल पीरियड, वर्ल्ड मेडाइवल पीरियड। ये जो एंशिएंट पीरियड था, इस समय का जो क्लाइमैक्स है, जो बेस्ट पार्ट है, वो रोमन एम्पायर में है। Now, after the fall of Roman Empire, the question is, how did Roman Empire fall? It fall because of many reasons, लेकिन एक जो है वो है ये ग्रुप का नाम, the Vandals। The Vandals एक ट्राइबल ग्रुप था। It kept on continuously attacking the Roman Empire, आस्ते आस्ते इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी से वैंडलिज्म, जो एक इंग्लिश में वर्ड है, डिस्ट्रक्शन इसका मीनिंग है, इसी ग्रुप से लिया गया। दिस इज द ओरिजिन। अब मेडिवल के बाद, मेडिवल पीरियड ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इज नोन फॉर टू रीजंस, एक रिलीजन और दूसरा फ्यूडलिज्म। एंटायर वर्ल्ड मेडिवल हिस्ट्री is premised on these two concepts, religion and feudalism।
तो मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी। हम लोग हर चीज को रिलीजन और फ्यूडलिज्म के पर्सपेक्टिव से इन्हीं को ताक में रख के सोचते थे, सारे डिसीजन वैसे होते थे। उसके बाद जब फिर से रेनेसां हुआ या रिफॉर्मेशन आया, तो ये रिफॉर्मेशन या रेनेस और ये दोबारा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हम लोग वापस से इसी एंशिएंट ग्लोरी को मॉडर्न हिस्ट्री में पाना चाहते हैं, इसीलिए इट इज रेनेसां और रिफॉर्म। ठीक है, अब यहां पे इस रेनेसां के बाद हम लोगों के सामने कुछ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज भी होंगी, हम लोग को अलग अलग दुनिया मिलेगी। उसके बाद स्लोली स्लोली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, इससे पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन होगा, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, उसके बाद ग्रीड बढ़ेगा, फिर कॉलोनाइजेशन होगा, और उसके बाद अगर हम लोग कंटिन्यू करते रहे तो कॉलोनाइजेशन के बाद जब झगड़े बढ़ेंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये दोनों होगा। उसके बाद आप सबको पता है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कोल्ड वॉर शुरू होता है। यहाँ पे तो अलायंसेस और एक्सेस पावर की लड़ाई होती है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन कोल्ड वॉर में फिर हम लोग का पूरा विश्व बाइपोलर हो जाता है, और कोल्ड वॉर में काफी देर तक कंटिन्यू करने के बाद यूएसएसआर फॉल करता है, बर्लिन वॉर गिर जाता है, और फिर यहाँ पे एक ही यूनिपोलर पावर बन जाती है, वो है यूएसए। और यूएसए के बाद आज के तारीख में मल्टीपल सोर्सेज के हैं पावर, मल्टीपल सोर्सेज के पास पावर्स आ गई हैं, इसीलिए अभी वाला जो है ये यूनिपोलर था और अभी वाला जो है ये मल्टीपोलर हो गया है, मल्टीपोलर। ठीक है, अब ये स्थिति रही, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने छोटा सा एकदम संक्षेप में समझाने की कोशिश करी, इसलिए करी ताकि हम लोग को ये चीजें समझ में आए। ठीक है, अच्छा, तो न्यू लिबरल्स हम लोग कर चुके थे। न्यू लिबरल्स में अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें तो न्यू लिबरल्स के जो है ना, न्यू लिबरल्स के चार प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 इंटरडिपेंडेंसी, हम लोग बात कर चुके हैं, इंटरडिपेंडेंसी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। नंबर 2 इंटरडिपेंडेंसी के बारे में लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला चीज आता है उसके बाद है लिबरल, इंस्टीट्यूशनल लिबरल मैकेनिज्म, सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म और रिपब्लिकन लिबरलिज्म। ये सारे 4 टाइप्स हैं ऑफ न्यू लिबरलिज्म। और अगर हम इन सब को सम अप करें, इन सारे थ्योरीज को अगर हम सम अप करें तो हमें एक ही चीज कन्वेड होती हुई नजर आ रही है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म। न्यू, ठीक है, क्यों कॉन्सेप्ट ऑफ ये कह रहे हैं? क्योंकि इसके साथ ये लिबरलिज्म होगा, सॉरी लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म। क्यों, अब इसको देखते हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इन चारों के बारे में भी एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊं तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं ये 4 टाइप्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म के 1 2 3 4 इसके भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन सारांश ये है कि अगर हम चारों को पढ़े तो एक ही चीज कन्वे होती हुई नजर आती है, और वो जो चीज आती है वो है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म। और वो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कहती है, इट टॉक्स अबाउट द ग्लोबलिज्म एंड द वर्ल्ड ऑर्डर। इट इज द इंटरैक्शन अमंग द स्टेट्स दैट एस्टैब्लिशेस द वर्ल्ड ऑर्डर एंड नॉट द बैलेंस ऑफ पावर। ये कहती है कि इंटर रिलेशनशिप या इंटरैक्शन ही वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करती है। वर्ल्ड ऑर्डर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन नहीं करती है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करती है। The world does witness global problems, बिल्कुल ग्लोबल प्रॉब्लम्स फेस करती है, प्रॉब्लम्स, और हमें यह भी पता है कि प्रॉब्लम्स which individual countries cannot solve, they require cooperation। बहुत ही सेंसिबल और प्रैक्टिकल ये कॉन्सेप्ट्स हैं। As states has its own resources which are limited in nature, अमेरिका भी अकेले चाहे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज को डील नहीं कर सकती है। इफ एट ऑल, ट्रंप जब थे तब वो मानती नहीं थी कि ग्लोबल वार्मिंग है, वो डिनायल मोड में थे। खैर, as the state interact and coordinate, they establish some global consensus to resolve issues। और यहां पे मैंने कुछ ग्लोबल इश्यूज दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एक रेड क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट, रेड क्रिसेंट नहीं, गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट क्या है? ठीक है, देन ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेररिज्म, ऐसे इश्यूज हैं जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स, उनको ग्लोबली ही देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम ग्लोबल कंसेंसस। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल कंसेंसस निकाला था इन द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, इस तरीके का आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि न्यू लिबरलिज्म या फॉर दैट मैटर क्लासिकल लिबरलिज्म में जो मेन मोटो है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द डिमांड, ये दोनों को फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों आप फुलफिल करते हैं, these essential elements can only generally be seen in a democratic structure।
मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, लिबरलिज्म ये कहता है कि स्टेट को अपने इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट के लिए कंड्यूसिव कंडीशंस बनाना है अपने डोमेस्टिकली, लेकिन उसको करने के लिए आपको दूसरे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, यही एकमात्र जरिया है। अगर इसके बावजूद कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको उसको पीसफुली रिजॉल्व करना है, क्योंकि हमें यह पता है कि हमारी म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है, और उसको अगर हम लोगों ने केटर नहीं किया तो एक स्टेट अकेला खुश नहीं रह सकता। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज हैं जिनमें एक पर्टिकुलर स्टेट के हाथ बंधे हुए हैं, लिमिटेड है, तो उसको कोऑपरेशन की सख्त जरूरत पड़ेगी। अब स्टेट के साथ दूसरा स्टेट जब कोऑपरेट कर रहा है, उनकी जो इंटरेक्शन है जिसमें पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बसा हुआ है, उसमें हम लोग उसी चीजों को ना करेंगे, या पहले हम लोग लड़ाई बाद में देखेंगे, पहले ग्लोबल इश्यूज को देखो, या हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद एक और जो चीज है, ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिस भी कंट्री के साथ इंटरेक्शन हो रही है, क्योंकि बिना अकाउंटेबिलिटी के या बिना ट्रांसपेरेंसी के इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आइदर ऑफ द पार्टी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द अदर पार्टी। स्टेट के अंदर का जो इंटेंशन है समझ में नहीं आता, और इसीलिए लिबरलिज्म को नॉर्मली जो लोग फॉलो करते हैं वो कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, बिकॉज इन दीज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन बी सीन, अदरवाइज दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले, ये आई थिंक आखिरी स्लाइड है, इसको फोकस करिए जरा। 1972 में जॉन बर्टन नाम के एक इंसान थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको रियलिज्म और लिबरलिज्म का एक्चुअल डिफरेंस जानना है तो आप इस बिलियर्ड बोर्ड के बॉल मॉडल के साथ आप इसको समझ सकते हैं। 1972 में जॉन बर्टन ने डिफरेंशिएट किया था कि भाई अगर आपको रियलिज्म और लिबरलिज्म का डिफरेंस समझना है तो आप मेरे इस बिलियर्ड बॉल मॉडल को समझें। ये रियलिज्म है, इसके अंदर अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन सब अलग अलग स्टैंड आउट करना चाहते हैं और दूसरे को गिराना चाहते हैं, इसीलिए आपस में लड़ते रहते हैं। दिस इज रियलिज्म फॉर यू। और लिबरलिज्म में यह हर एक पावर सेंटर एक दूसरे के साथ एक मकड़ी की जाल की तरह जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक दूसरे की म्यूचुअल इंटरेस्ट को समझते हैं। अगर एक भी सेंटर गिरता है तो पूरा का पूरा मॉडल हिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहां इंटर डिपेंडेंसी है। बात समझ में आ रहा है? एक केस स्टडी के बारे में हमने बात किया था, वो है यूएस इराक इन्वेजन। इसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली? देखिए, डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हमेशा उसको एक डर सा लगा रहता है फ्रॉम द डिक्टेटोरियल रिजीम। उसे लगता है कि डिक्टेटर्स जो हैं वो डिसेप्शन और नॉन ट्रांसपेरेंसी को यूज करते हैं। एज डिक्टेटर्स में रिसोर्ट टू डिसेप्शन एंड नॉन ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जाम्पल, यूएस कहता है, यूएस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यूएस कहता है कि उसने एक फियर, एक डर डेवलप कर लिया था अबाउट इराक, जो कि उस समय एक डिक्टेटर रूल के अंदर था जिसका नाम है सद्दाम हुसैन। ये डिक्टेटर थे, इनको लाइव हैंग किया था। अब इनको लगने लगा, यूएस को लगने लगा एक फियर, एक डर कि इराक अंडर द डिक्टेटर ऑफ सद्दाम हुसैन कुड बी अ थ्रेट। क्यों? क्योंकि इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और जब इसके बारे में पुष्टिकरण के लिए आईएईए ने इंस्पेक्शन किया तो उनको डिसेप्ट कर दिया, उनको बेवकूफ बना दिया। आईएईए क्या है आप लोग मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब क्योंकि यूएस को डर है कि ये एक डिक्टेटोरियल रिजिम जो सद्दाम हुसैन का अंडर है, इसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो इन्होंने क्या किया, दिस फियर, ये डर ने इस डेमोक्रेटिक कंट्री को फोर्स किया टू इन्वेड एंड डीथ्रोन और रिमूव द डिक्टेटर टू सिक्योर पीस। यूएस ने जब अटैक किया था तो उन्होंने कहा था दिस अटैक वाज बेसिकली ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। ये अटैक जो है वो ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। हालांकि इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोस्ट वॉर इराक पे डेमोक्रेसी को लेकर काफी प्रमोशंस कराए गए, काफी सारे एक्सरसाइजेस हुए नेशनल बिल्डिंग को, लेकिन एक लॉन्ग रन के बाद, इन द लॉन्ग रन, इन फैनाटिसिज्म, या आप कह सकते हैं एक्सट्रीम फैनाटिसिज्म या टेररिज्म और बढ़ गया। मतलब जिस पर्पस की वजह से ये अटैक हुआ था वो पर्पस भी फेल हो गया। और टेक्निकली अगर हम थोड़ा इराक और यूएस की इस लड़ाई के बारे में बात करें तो वहां पर अटैक करने के बाद देयर वाज नो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो ये ओपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री ने यूज किया टू इन्वेड अनदर कंट्री, ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। तो एक क्रिटिसिज्म भी यहां से निकल कर आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज इट ऑल अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द लिबरलिज्म पर से। अगर आपको इन चारों के बारे में नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके एक सेपरेट से क्लास ले लूंगा। हालांकि उसका कोर मैंने समझा दिया है, और ये बाकी का जो है लिबरलिज्म, और इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट दिन किया था वो रियलिज्म का, तो ये तो आप लोगों को पता ही है।
आई होप ये क्लास आपको अच्छी लग रही है. अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू.